मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत। कैसे हैं? महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरा हार्दिक नमस्कार स्वीकार करिए। और आज का टॉपिक केंद्रित है राजपूत काल पर, और आप देख रहे हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। दुनिया का अगर इसे 8वां आश्चर्य कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप टीजीटी की या पीजीटी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमेशा एक गलती आती है, वो ये है कि आप राजपूत काल को मेडवल इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, या फिर उधर जो साउथ इंडिया है, एंशिएंट इंडिया में चोल वंश और संगम को थोड़ा सा आपको परेशानी होती है पढ़ने में, तो सोचते हैं चलो हटाओ, कम पढ़ लेते हैं। इधर आगे विजयनगर साम्राज्य आदि ऐसे सेगमेंट हैं जहां पर आपके प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो फिलहाल आ जाइए, हम लोग राजपूत काल के कुछ ऐसे टेक्निकल प्रश्नों पर काम करेंगे जिस पर मुझे उम्मीद है आपकी नजर नहीं होगी। पहला प्रश्न आपके सामने है और देख के बताइएगा, एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बहुत शानदार है। एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट दंती दुर्ग, राष्ट्रकूट अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम, या फिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम? तुरंत जवाब चाहिए मुझे और वेट नहीं करना है, जितनी जल्दी हो सके। और सभी छात्र छात्राएं क्लास में आ जाएं, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको आज नोट करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आप जवाब दे दीजिए। और अगर आपने यहां पर जल्दबाजी में जवाब दिया है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, तो ये जवाब ना चाहते हुए भी गलत हो जाएगा। और यहां पर सही जवाब है राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग। ध्यान रखिएगा, ये एलोरा का दशावतार मंदिर पूछा जा रहा है, ना कि कोई और मंदिर। और एलोरा का दशावतार मंदिर राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, और अब आपके सामने आपका मनचाहा प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया? अब आप कर सकते हैं यहां पे, अब आप तुरंत कर लेंगे और बता देंगे कि सर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम है। दंती दुर्ग एलोरा का दशावतार मंदिर है। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न ऐसे हैं जहां पर आपकी नजर जल्दबाजी में नहीं होती है। और ऐसा हो सकता है कि परीक्षा भवन में आप थोड़ा सा प्रेशर भी होता है ना परीक्षा का, तो वो जल्दबाजी में हड़बड़ी में गलती कर जाए। तो यहां पे देखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर केव टेम्पल का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, गुहा स्थापत्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। मुझे उम्मीद है आपने इन दोनों प्रश्नों को बढ़िया से ध्यान दिया होगा। आगे देख लीजिएगा, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का। अब देखिए, ये कांची का कैलाशनाथ मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, मुझे बताइएगा। और अब ये तो निश्चित हो गया यहां पर कि दंती दुर्ग नहीं हो सकते, और यहां पर यह भी प्रथम हो गया ये कि कृष्ण प्रथम नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, अमोघ वर्ष में और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन। अब ये 2 शासक बच रहे हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको सुधार करना पड़ेगा, और इसको आप कर लीजिए नरसिंह वर्मन द्वितीय। और मुझे लग रहा है अब आपके पास ऑप्शन सामने ही सामने क्लिक हो रहा है, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो ध्यान रखिएगा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय है। और फिर अगला प्रश्न देखिएगा, ये 4-5 प्रश्न ऐसे ही जुड़े हुए हैं। कांची का वैकुंठ पेरुमाल मंदिर किसने बनवाया? ध्यान दीजिएगा, इन 4 प्रश्नों में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अगर मंदिरों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए तो यहां पे आपके लिए एक बढ़िया बढ़िया मतलब बैकअप इस सीरीज से मिल सकता है आपको। तो पल्लव शासक नंदी वर्मन प्रथम, पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय, या फिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम? तो सही से सोच के जवाब दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है जवाब गलत नहीं आना चाहिए। और यहां पर यह है पल्लव शासक नंदी वर्मन द्वितीय। बहुत ध्यान दीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कांची का वैकुंठ पेरुमाल मंदिर पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय है। और अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कह रहा है, प्रजा के द्वारा निर्वाचित शासकों को चिन्हित करिए। प्रजा के द्वारा जो शासक निर्वाचित हुए हैं आपको उन्हें चिन्हित करना है। पाल शासक गोपाल हैं,
पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय हैं, हर्षवर्धन हैं, या फिर अधिराजेंद्र हैं। तो मुझे लगता है आप गोपाल को तो चिन्हित कर पाएंगे, प्रजा के द्वारा निर्वाचित है, पाल वंश का संस्थापक है, बंगाल में मत्स्य न्याय या अराजकता की स्थिति को समाप्त करने का श्रेय किसको है? वो गोपाल को है। तो अब यहां पर प्रजा के द्वारा निर्वाचित, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन आपके पास नंदीवर्मन द्वितीय, हर्षवर्धन और अधिराजेंद्र। ध्यान रखिएगा हर्षवर्धन को बिल्कुल मत चुनिएगा, वो मंत्रियों के द्वारा निर्वाचित है, प्रजा के द्वारा नहीं, ठीक है। और ये चोल शासक अधिराजेंद्र का नाम आया है, इन्हें भी मत चुनिएगा, ये प्रजा के विद्रोह में मार दिए गए। तो यहाँ पे दो शासकों के नाम बिल्कुल एकदम क्लियर कट हैं, एक पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय है और एक पाल शासक गोपाल है। तो तद अनुसार यहाँ पर उत्तर आएगा 1 और 2। मुझे उम्मीद है अगर आपको ये सब जवाब पता है तो बढ़िया है, और अगर आपके लिए ये नए प्रश्न बन रहे हैं तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उपाधियों से राजपूत काल में एक प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। प्रश्न आपके सामने है और ये कह रहा है गौरेश्वर एवं निशंक शंकर पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, निशंक शंकर कई बार ये उपाधि पूछी गई है और मुझे लग रहा है आप कर लेंगे। बल्लाल सेन है, विजय सेन है, सामंत सेन है या फिर सिंधुराज है? तो मुझे लग रहा है आप कर लेंगे। निशंक शंकर बल्लाल सेन की है। और एक बार और एक उपाधि पूछी गई है निर्वाण नारायण। ध्यान दीजिएगा, निर्वाण नारायण, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। निर्वाण नारायण वो परमार शासक नरवर्मन की है। ध्यान रखिएगा ये सब प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि पूछे गए हैं और रिपीट हो सकते हैं, तो यहां पर आपको बहुत सावधानी रखनी है। तो बल्लाल सेन की दो उपाधियां गौड़ेश्वर एवं निशंक शंकर, और निर्वाण नारायण किसकी है? नरवर्मन की है। और अब यहां पर एक और उपाधि पूछी जा रही है आपसे, और वो उपाधि है अरिराज वृषभ शंकर की उपाधि का संबंध किस शासक से है? तो अब यहां पर ऑप्शंस आपके पास जो भी दिख रहे हैं, इट मींस कि बल्लाल सेन हो सकता है, ना हो, क्योंकि अभी आपने देखा निशंक शंकर और गौरेश्वर, ये कह रहा है अरिराज वृषभ शंकर। तो मुझे लगता है शायद आप अंदाजा लगा पाए या ना लगा पाए, और ये है विजय सेन। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए, उपाधियों से राजपूत काल में एक प्रश्न जरूर आया है, विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी है? ये बताइए वो कलयुग के वाल्मीकि कौन है? ये बताइए वो कविराज कौन है? इस तरह से नव सहसांक कौन है? इस तरह से तमाम प्रश्न आए हैं। तो ये थोड़ा कठिन उपाधियों को मैं लेके आया हूं, ताकि जैसे एक बार नरवर्मन की वो निर्वाण नारायण और निशंक शंकर जैसे वो बल्लाल सेन की एक बार पूछे गए कठिनतम प्रश्नों में है, तो यहां पर मैं आज थोड़े से कठिनतम प्रश्न लेकर आया हूं, आप नोट करिएगा इनको। और ये कह रहा है कि दक्षिणात्य क्षौणींद्र की उपाधि का संबंध किस शासक से है? आप ध्यान दे करके बताइएगा। और बल्लाल सेन, विजय सेन, सामंत सेन और सिंधुराज। तो अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, तो यहां पर थोड़ा सा मैंने आसान कर दिया, ये दो नहीं हो सकते, तो यहां पर ये सामंत सेन है। क्लियर है? परीक्षा भवन में हो सकता है इतना दबाव हो कि ये सारी बातें आपको वहां पर बहुत अच्छे से याद ना आए। अभी आप मेरे साथ कर रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि ठीक है भाई सही कर लिया, नया प्रश्न है, याद कर लेंगे, लेकिन नोट कर लीजिएगा इसको। फिर आगे देखिएगा, नव सहसांक की उपाधि का संबंध किस शासक से है? तो नव सहसांक यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, और वो सिंधुराज हैं। ध्यान दीजिएगा। और नव सहसांक चरित एक पुस्तक भी लिखी गई है, किसने लिखा है ये आपको बताना है। तो सिंधुराज की उपाधि का संबंध है नव सहसांक। और फिर नव सहसांक चरित एक पुस्तक है, इनके दरबार में कौन मौजूद थे उनका नाम आपको चाहिए। राजपूत काल में विभिन्न विद्वान जो विभिन्न शासकों के दरबार में रहे, उनकी पुस्तकें, उनके द्वारा दी गई उपाधियां, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नृपतुंग एवं वीर नारायण की उपाधि का संबंध किस शासक से है? अमोघ वर्ष है, वागपति द्वितीय मुंजराज है, भोज है या फिर सिंधुराज है? आप बताइए, सभी का जवाब आना चाहिए। और मुझे लग रहा है यहां पर अब आप कर लेंगे वीर नारायण, क्योंकि खूब बार पूछी गई है, और इसमें मैंने एक और जोड़ दिया है नृपतुंग और वीर नारायण साथ में, और ये राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष की है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। एक बार यह भी पूछा गया है कि अमोघ वर्ष ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया, और उसमें जो भी विकल्प दिए हुए थे एनसीईआरटी के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा, अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अनुसार अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। और एक खास बात यह है कि अगर आप पुस्तकों के रेफरेंस में जाएंगे तो वो लगभग 64 वर्षों तक आएगा, लेकिन एनसीईआरटी को देखेंगे तो ये एनसीईआरटी रेफरेंस देती है लगभग 68 वर्षों तक शासन किया। तो नृपतुंग और वीर नारायण, ये भी आपको पता है कि उन्होंने अपने एक उंगली को काटकर और मां लक्ष्मी को चढ़ा दिया था। इस तरह के तमाम के सबलेख में ये उल्लेख है। ये सब प्रश्न बहुत सटीक हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 11 को देख लीजिएगा, कवि वृष की उपाधि का संबंध किस शासक से है, और ये आपको बताना चाहिए। अमोघ वर्ष नहीं है, ये पता है, भोज सिंधुराज, वाकपति द्वितीय, मुंजराज। ऑप्शंस बड़े करीबी हैं और मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। और ये है वाकपति द्वितीय, मुंजराज। मतलब मेरी क्लास चाहे आपके लिए थोड़ी सी कभी कभी गैप हो रहा है, थोड़ी सी डिले हो जाती है कभी क्लासेस हमारी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन कक्षाओं का कोई विकल्प है नहीं। बहुत विनम्रता से आपको ये सूचना दे रहा हूं। आपकी तैयारी के लिए हम लोगों ने एक प्राचीन इतिहास की, ये केवल अमृत संजीवनी के नाम से है, प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट है, टॉपिक वाइज है, 3000 प्लस प्रश्न इसमें शामिल हैं। आप इसको अपनी रिवीजन या प्रैक्टिस की प्रक्रिया में इस पुस्तिका को शामिल कर सकते हैं, या फिर अगर आप संपूर्ण भारतीय इतिहास को हैंडल करना चाहते हैं रिवीजन के लिए तो टॉपिक वाइज है। एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न की ये अमृत कलश है, 3000 प्लस, यानी लगभग 3400 के आसपास प्रश्न है इसमें। तो आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके इन दोनों पुस्तिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अभी हमारी एक नई प्रैक्टिस सेट के रूप में एक नई पुस्तिका आ रही है, वो मेडिवल और मॉडर्न पे केंद्रित है। केवल मेडिवल पे भी लगभग हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको अप्रोक्सीमेट 3000 के करीब क्वेश्चंस उपलब्ध करवा दें, और मॉडर्न पे भी लगभग, अभी हम क्वेश्चंस की संख्या को बहुत फिक्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वो प्रिंट होकर के आ जाएगा प्रेस से तब हम आपको इसकी सूचना देंगे। तो फिलहाल अभी देखिएगा, त्रिभुवन नारायण की उपाधि का संबंध किससे, तो आज सारी उपाधियां आप लगभग याद कर लीजिए। त्रिभुवन नारायण कौन है, तो अमोघ वर्ष नहीं हो सकते, वाकपति द्वितीय, मुंजराज नहीं हो सकते, तो अब ये है कौन, और ये है भोजराज, परमार शासक भोज की बात हो रही है, त्रिभुवन नारायण। एक बार ऐसा भी प्रश्न आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में सिंगल लाइनर था, ऐसा कहा गया कि किसकी मृत्यु पर यह कहा गया विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, तो वो परमार शासक भोज हैं। वो ऐसे कहते हैं कि अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे, और भोजराज दिवंगते, कि भोजराज की मृत्यु पर विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। इनकी बहुत सारी किताबें हैं, 2 किताबें बहुत बार पूछी गई हैं। एक आपको पता है सम्रांगण सूत्राधार पूछी गई है, सम्रांगण सूत्राधार पूछी गई है, किसने लिखा, फिर यह पूछा गया कि सम्रांगण सूत्राधार किस विषय वस्तु से संबंधित है, वो वास्तुशास्त्र से संबंधित है। तो फिर मैं आपको यहां पर एक जानकारी और दे दूं, वास्तुशास्त्र से संबंधित 2 ग्रंथ हैं, एक तो वो भोज का वो सम्रांगण सूत्राधार है, और एक सोमेश्वर तृतीय का ग्रंथ है मानसोल्लास। ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर तृतीय की रचना है मानसोल्लास। ये सब बहुत चुनिंदा और बहुत सिलेक्टेड प्रश्न है, पता नहीं कितना आपके दिमाग में इस समय बातें आ रही हैं। और अवंतीनाथ की उपाधि का संबंध किससे है, तो सारी उपाधियां लगभग आज 10-12 उपाधियां आप देख लीजिए, और बहुत सारे अभी आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो अवंतीनाथ कौन है, जयसिंह सिद्धराज है, कुमारपाल है, या फिर भीम द्वितीय है, या फिर धर्मपाल है, तो मुझे बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा वो है कौन। तो आप ध्यान रखिएगा, और वो है जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आया है कि किस चालुक्य शासक ने, किस सोलंकी शासक ने खंभात में एक मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए अपने व्यक्तिगत कोष से 1 लाख बलोत्र का अनुदान दिया। बलोत्र वहां की स्थानीय मुद्रा है, ध्यान दीजिएगा।
किसने ये ध्यान दीजिएगा, पहले मैं लिख दूं यहाँ पे बलोत्र। और फिर एक बात यह है कि सोमनाथ के मंदिर पर जो वो प्रवेश कर लगता था बलोत्र, 72 लाख बलोत्र प्रतिवर्ष की आय होती थी, किसने माफ कर दिया? वो जयसिंह सिद्धराज ही हैं। ध्यान रखिएगा, जैन विद्वान हेमचंद्र को किसने संरक्षण दिया? तो दो लोगों ने संरक्षण दिया, एक जयसिंह सिद्धराज हैं और एक कुमारपाल हैं। ये दोनों ऑप्शन में हो अगर तो फिर कुमारपाल को चुन लीजिएगा आप, ठीक है। वैसे सामान्य तौर पे जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में रहे, जैसे कि वो राजशेखर, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम दोनों के दरबार में रहे। तो इस तरह के प्रश्नों को हैंडल करने में आपको बड़ी बड़ी सूक्ष्मता और गहनता, सूक्ष्म अंतर्दृष्टि का परिचय देना होगा। विशेष तौर पे जयसिंह सिद्धराज से बहुत सारे प्रश्न हैं। वो हेमचंद्र की पुस्तकें पूछी गई, त्रिषष्टि शलाका, पुरुष चरित आपको पता है, परिशिष्ट पर्वन आपको पता है, द्वाश्रय काव्य आपको पता है, बहुत सारी किताबें हैं, ये पता रहनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास है, उमापतिवर लब्ध प्रसाद की उपाधि का संबंध किस शासक से है? उमापतिवर लब्ध प्रसाद की उपाधि का संबंध किस शासक से है? ध्यान दीजिएगा, जयसिंह सिद्धराज अब यहां पर है नहीं, और उमापतिवर लब्ध प्रसाद और ये है कुमारपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती ना हो। एक एक प्रश्न आपके सिलेक्शन में बड़ा निर्णायक रोल प्ले करेगा। तो बढ़िया है, ये आपने देख ही लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उपाधियों से ही है अभिनव सिद्धराज। अरे वाह भाई वाह, अभिनव सिद्धराज एवं भोला की उपाधि का संबंध किससे है? जयसिंह सिद्धराज हैं या फिर कुमारपाल हैं या फिर भीमदूती हैं या फिर धर्मपाल हैं? अब थोड़ा सा आप अगर जवाब देना चाहें तो जवाब दे पाएंगे, क्योंकि जयसिंह सिद्धराज अब यहाँ पर है नहीं, कुमारपाल अब यहाँ है नहीं, और ये है भीमदूती है। ध्यान दीजिएगा, अभिनव सिद्धराज, कंफ्यूजन में मत हो जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आपने जयसिंह सिद्धराज, परीक्षा में वही याद आएंगे, जयसिंह सिद्धराज, और ये पहले ही ऑप्शन पे दिया रहेगा और गलती हो जाएगी। और हाँ, ये जरूर मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोगों का क्रैश कोर्स एक चल ही रहा था आपकी पीजीटी की परीक्षा के लिए, एक क्रैश कोर्स हम लोगों का उपलब्ध है। और एक बड़ी बात है, एक बड़ी खास बात यह है कि हम लोगों का 90 डेज कह के अनाउंस हुआ था, और अब ये ना चाहते हुए भी, क्योंकि परीक्षा का समय बढ़ गया है, तो ये एक तरह से फुल कोर्स के रूप में अनाउंस हो गया है। फुल कोर्स के रूप में लगभग ये कन्वर्ट हो गया है। इतना डिटेल मैं पढ़ा दे रहा हूं, जितने भी छात्र जुड़ गए वो धन्य हो गए। आप ध्यान रखिएगा, मेडवल इंडिया की शुरुआत हुई है, राजपूत काल को समाप्त किया है और दिल्ली सल्तनत अब शुरू करेंगे। तो इट मींस अगर अभी भी जो छात्र या छात्राएं जुड़ना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर दिए होते हैं, आप चाहें तो उसमें इंक्वायरी करके आप जानकारी ले सकते हैं। ये एक ऐसा विस्फोटक क्लास है जो आपके रिवीजन को ऐसी धार देगा जो परीक्षा में टेक्निकल प्रश्नों को आप तत्काल हैंडल कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। आप जैसा चाहें, जिस ढंग से अपनी तैयारी करना चाहें, जो आपको बेस्ट लगता है उस ऑप्शन पे आप विचार करिए। तो फिलहाल अब देखिए, सारी उपाधियों को एक साथ लगा दिया है, परम सौगत, समतरह, विक्रमशील और उत्तरापद स्वामी, सब पता है और इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। धर्मपाल है, उत्तरापद स्वामी और परम सौगत, पता नहीं कितनी बार, 20 बार ये सब प्रश्न आए हैं। मैंने इसकी सारी उपाधियां लगा दी, परम सौगत भी है, समतरह भी है, विक्रमशील भी है, उत्तरापद स्वामी भी है। किसकी है? धर्मपाल की है। सुलेमान ने इसके साम्राज्य को रुहमा कहा है, पवित्र कहा है। ध्यान दीजिएगा, ये सब प्रश्न इतने बढ़िया हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपकी जो तैयारी है वो इस बार सार्थकता को प्राप्त हो, और आप सभी इस बार सिलेक्शन ले करके कम से कम अध्यापक के कर्तव्यों का निर्वहन करें बेहतर ढंग से। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई। और अगर यहाँ पे ये कह रहा है पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख है, ये तो पता है, एहोल प्रशस्ति है, ये तो पता है आपको। और एहोल प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? रवि कीर्ति हैं, ये बात भी आपको पता है भाई। और अब ये कह रहा है कि किनकी स्तुति से प्रारंभ होता है? पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है वो किनकी स्तुति से प्रारंभ होता है? भगवान जिनेंद्र महावीर स्वामी, भगवान वासुदेव श्री कृष्णा, भगवान श्री राम, भगवान ऋषभदेव, आदिनाथ।
तो ध्यान दीजिए, मुझे पता नहीं है क्या जवाब देंगे आप, लेकिन ध्यान दीजिएगा, भगवान जिनेंद्र महावीर स्वामी की स्तुति से प्रारंभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सब भी पूछा गया है कि रवि कीर्ति किस धर्म के फॉलोअर थे, तो ये पता होना चाहिए कि रवि कीर्ति जैन धर्म के फॉलोअर थे, है ना। तो प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं और इन सब प्रश्नों पर आपकी नजर रहनी चाहिए, रहनी ही चाहिए। भारवी एवं कालिदास का उल्लेख किन अभिलेख में मिलता है, ये प्रश्न रिपीट होने वाला प्रश्न है, तो बिल्कुल आप यहां पर कर लेंगे। और ये एहोल अभिलेख है पुलकेशिन द्वितीय का। और रवि कीर्ति इस प्रशस्ति की रचना करने के बाद वो कहते हैं कि उन्होंने कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया है। एक प्रश्न यहां पर ऐसा भी बन सकता है कि कालिदास का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है, कालिदास का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहां मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में या एहोल प्रशस्ति में मिलता है। मुझे उम्मीद है बढ़िया ढंग से आप चीजों को हैंडल कर पाएंगे। और वासुदेव श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर एवं परशुराम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, वासुदेव श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, परशुराम का उल्लेख, भगवान परशुराम का उल्लेख कहां मिलता है, एहोल अभिलेख में है, पट्टडकल अभिलेख में है, संजन ताम्रपत्र अभिलेख में है, या फिर सुपिया अभिलेख में है, मुझे बताइएगा। और आप इसमें गैस करिए, मैं आपको समय दे रहा हूं, बताइए, फटाफट बताइएगा। और ध्यान रखिएगा, इसमें अब एहोल अभिलेख नहीं हो सकता और यहां पर जवाब है पट्टडकल अभिलेख। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ये सब प्रश्न, पट्टडकल अभिलेख किसका है ये आपको बताना है, पट्टडकल अभिलेख किसका है ये आपको बताना है। चाहे तो रिप्लाई कर दें और चाहे तो व्हाट्सएप पर जो नंबर है इस पे आप क्वेरी कर लें, आपको तो तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। माँ देवकी एवं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस अभिलेख में, अब देखिए ये सारे प्रश्न ऐसे इतने बढ़िया से लगा दिए हैं। माँ देवकी एवं भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ध्यान रखिएगा वो स्कंदगुप्त का अभिलेख है, भितरी स्तंभ लेख, भितरी स्तंभ लेख। स्कंदगुप्त वैसे ही हुणों का विनाश करके अपनी मां के पास लौटे जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस का विनाश करके अपनी मां देवकी के पास पहुंचे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्नों का रेफरेंस, पता नहीं जैसे पूछा गया है कि महाभारत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, ये सब प्रश्न आपको बढ़िया से पता चलेंगे। वो कह रहे हैं भगवान श्री राम एवं युधिष्ठिर का उल्लेख, भगवान श्री राम एवं युधिष्ठिर का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न, वाह भाई, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आज सिलेक्शन में आए हैं, रैंडमली सेलेक्ट किए गए और ऐसे प्रश्न आए हैं। तो एहोल अभिलेख नहीं हो सकता, पट्टडकल अभिलेख नहीं हो सकता, और ध्यान रखिएगा संजन ताम्रपत्र अभिलेख भी नहीं हो सकता। ये सुपिया अभिलेख है। आप कहेंगे सर स्कंदगुप्त का है, ध्यान रखिएगा इस अभिलेख में स्कंदगुप्त को युधिष्ठिर के समान धैर्यवान और भगवान श्री राम के समान पराक्रमी बताया गया है। मां गंगा का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न बहुत बहुत सटीक हैं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे अब यहां पे देखिए, इस प्रश्न को देख लीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं। राजा शिवी एवं महर्षि दधीची, राजा शिवी एवं महर्षि दधीची का उल्लेख किस अभिलेख में है, एहोल, पट्टडकल, संजन ताम्रपत्र अभिलेख और सुपिया अभिलेख। और अब आप यहां पर अंदाजा बिल्कुल सही लगा पाएंगे, वो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का है, संजन ताम्रपत्र अभिलेख। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों है, इसमें अमोघ वर्ष की बात है। अमोघ वर्ष के राज्य में एक बार बहुत बड़ा अकाल पड़ा। इस अकाल को शांत करने के लिए, इस अकाल से छुटकारा पाने के लिए उसने मां लक्ष्मी का एक अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में उसने अपने बाएं हाथ की एक उंगली काटकर मां लक्ष्मी को चढ़ा दी है। संजन ताम्रपत्र अभिलेख में यह बात उल्लिखित है। इस तरह से जैसे राजा शिवी ने एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर से मांस काट के बाज को दे दिया, जैसे महर्षि दधीची ने असुरों के विनाश के लिए अपनी अस्थियों का दान इंद्र को कर दिया, उसी तरह अमोघ वर्ष ने अपनी प्रजा को विपत्ति से, अकाल की विपत्ति से बचाने के लिए अपनी उंगली का दान मां लक्ष्मी को कर दिया। ध्यान दीजिए, ये सब बढ़िया सटीक प्रश्न है। बढ़िया, मुझे लगता है कि आप कम से कम इन बातों को रिकॉल कर पाए। अगर नए प्रश्न लग रहे हैं आपको तो आप इसको याद कर पाए, नोट कर पाए। और फिर मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अमृत कलश पुस्तिका
एंशियंट मेडिवल मॉडर्न की प्रैक्टिस सेट है 3400 के आसपास। इसमें टॉपिक वाइज प्रश्न है। आप चाहें तो इसको अपने रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं। और एंशियंट की एक दूसरी पुस्तक है प्रैक्टिस सेट, अमृत संजीवनी के नाम से है। ये पुस्तिका आपके लिए इसलिए उपयोगी हो सकती है क्योंकि इसमें एंशियंट के ही केवल 3000 प्रश्न हैं। टॉपिक वाइज है, हर टॉपिक में 300, 350, 400 जैसा टॉपिक का नेचर है वैसे प्रश्न हैं। तो आप चाहें तो इन पुस्तिकाओं के बारे में स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर जानकारी लेकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, आपके पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और बेहतर होगा कि आप चाहे तो मंगा सकते हैं। बहुत सारा मटेरियल है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। आप कहीं से भी कर सकते हैं। प्रश्नों का नेचर ऐसा होना चाहिए, मतलब यह है, जैसे एक बात और आपसे कहना चाह रहा हूं यहां पे, जैसे पिछले 30 वर्षों के हल प्रश्न पत्र आपके पास उपलब्ध होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, पिछले 30 वर्षों के टीजीटी, पीजीटी और अदर स्टेट्स की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से आपको 120 में से बस केवल 20-25 प्रश्न मिलेंगे। बस 125 में से 20-25 प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए। 21 वाले पेपर का, 2021 के पेपर का पैटर्न आपने देखा था और उसमें रिपीट होने वाले प्रश्नों की संख्या न के बराबर थी। तो ध्यान रखिएगा, रिपीट होने वाले प्रश्नों पर अगर आप अपने सिलेक्शन को टारगेट कर रहे हैं तो ये मुश्किल होगा। आप ध्यान रखिएगा, 125 में से आपका जो कट ऑफ आ रहा था 90-91 के आसपास आया है पीजीटी में 2021 में। तो प्रश्न पत्र तो हमेशा ये मान के चलिए कठिन ही होगा, नेचर सिंगल लाइनर होगा, कॉन्सेप्चुअल नहीं होगा। तो अब नेचर ऐसा होना चाहिए, नए प्रश्न होने चाहिए। फिर तिलक मंजरी रचना किसकी है? बहुत सारी मंजरियां हैं, बहुत सारी मंजरियां हैं। तिलक मंजरी है, रास मंजरी है, रस मंजरी है, बृहत कथा मंजरी है, भारत मंजरी है, रामायण मंजरी है, पता नहीं श्रृंगार मंजरी है, बहुत सारी मंजरियां हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे तिलक मंजरी की रचना किसने की? पद्मगुप्त है, नैचंद है और मदन है या फिर धनपाल है। ऑप्शन आपके सामने है और आप चाहें तो जवाब दे सकते हैं। और यहां पर पद्मगुप्त को बिल्कुल मत लगाइएगा और यहां पर है धनपाल, यहां पर है धनपाल। तो आज अभी बहुत सारी मंजरियां भी आपके पास आने वाली हैं और अब जवाब आ रहा है श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है। तो फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब ये धनपाल तो यहां हो नहीं सकते, पद्मगुप्त और नैचंद को हटा दीजिए और यहां पर वो कौन है? परमार शासक भोज हैं, कविराज हैं और कविराज भोज की उपाधि है। और एंशियंट इंडिया में कविराज किसकी उपाधि है? समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त वीणा बजाते थे। तो फिर ध्यान रखिएगा, इतिहास में 2 शासक राणा कुंभा और औरंगजेब भी वीणा बजाते थे। तो ध्यान रखिए, 24 में जवाब यहां पर आ रहा है भोज। और इस समय एक ऐतिहासिक फिल्म, थोड़ा सा उसको ग्लैमराइजेशन किया गया है, थोड़ा सा उसका कमर्शियलाइजेशन किया गया है। छावा बहुत धूम मचा रही है, संभाजी के बारे में वो फिल्म केंद्रित है। आप चाहें तो इस फिल्म को एक बार देख भी सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें, यद्यपि की बहुत सारी बातें वो कमर्शियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जोड़कर बनाई गई है। आप चाहे तो उस फिल्म को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे पारिजात मंजरी की रचना बात आ रही है। पारिजात मंजरी किसकी रचना है? पारिजात मंजरी किसकी रचना है? पद्मगुप्त, नैचंद, धनपाल और मदन। और यहाँ पे धनपाल बिल्कुल मत चुनिए और ये है मदन। मदन की रचना है पारिजात मंजरी। ध्यान रखिए, जोड़ लीजिए इन सब प्रश्नों को। फिर क्या कह रहे हैं? रंभा मंजरी किसकी रचना है? तो अब यहाँ पे ऑप्शन अपने पास सामने ही दिख रहा है और वो है नैचंद। इतनी मंजरियां आपको याद रहनी ही चाहिए। तो अब थोड़ा आगे देखिएगा, आगे कौन सी मंजरी पूछी गई है? वाह भाई वाह, भारत मंजरी एवं रामायण मंजरी। और मुझे लगता है कर पाएंगे, ये प्रश्न पूछा गया है
भारत मंजरी भी पूछा गया है, रामायण मंजरी भी पूछा गया है, और इससे जुड़ा हुआ एक और मंजरी है बृहत कथा मंजरी। अब आप तुरंत क्लिक कर लेंगे, ये तीनों पुस्तकें एक ही व्यक्ति की हैं और उनका नाम है क्षेमेंद्र। और आपको ध्यान देना चाहिए कि एक व्यंग पुस्तिका है बृहत कथा मंजरी। तो फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ये 3 मंजरियां और मैंने आपको बता दी। और आगे देखिए, शायद फिर कोई मंजरी है क्या, और रस मंजरी किसकी है? तो रस मंजरी, अब यहाँ पे ऑप्शंस, अब मामला ये है कि ये 2 तो नहीं हो सकते, तो इन 2 में कौन है? भानुदत्त हैं, रस मंजरी है ये, ध्यान दीजिएगा। काश ये सब प्रश्न आपके लिए सेलेक्टेड प्रश्नों में आ जाएं और एक आध प्रश्न इसमें आपकी मदद कर सके, ऐसी उम्मीद। अब देखिए, रास मंजरी किसकी है सर? तो रास मंजरी किसकी है? तो अब ऑप्शंस ये दोनों हट गए, तो अब यहां पर ऑप्शंस क्या बच रहे हैं? नंददास। रास मंजरी किसकी रचना है? तो वो नंददास की है। और अगला प्रश्न, अभी भी बहुत सारी मंजरियां हैं लेकिन अभी मैंने हटा दिया यहां पे। अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन? गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र हुआ। गोविंद चंद्र हुआ, ध्यान दीजिएगा। गोविंद चंद्र से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हैं और बिल्कुल ठीक बात है, वो शक्तिशाली शासक हुए। इनकी उपाधि क्या है? विविध विद्या विचार वाचस्पति। याद आया? इनके दरबार में कौन थे? लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की रचना का नाम याद आया? कृत्यकल्प तरु। ये सब प्रश्न अगर आप गलत हो रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मीधर की उपाधि मुझे बताइएगा और रिप्लाई करिएगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान हुआ। बताइए सही है कि गलत? चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा हुआ। सही की गलत? और अगर आप इसको सही लगा रहे हैं तो ये गलत हो जाएंगे। वो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे, सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं। और तद अनुसार यहां पर सही जवाब है केवल एक, केवल एक। ध्यान रखिएगा। अब आप अनुमति दें तो एक बार आपको मैं और विनम्रता पूर्वक बता दूं, प्राचीन भारतीय इतिहास का 3000 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज अमृत संजीवनी के नाम से, एक भारतीय इतिहास का 3400 लगभग प्रश्न एंशिएंट मेडवल मॉडर्न टॉपिक वाइज लगभग 3400 प्रश्न स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके इस पुस्तिका के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इस पुस्तिका को मंगा सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर देखिएगा, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन हुए? वो गोविंद चंद्र थे। यहां पर रिमार्क देख लीजिएगा, चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे कौन? विग्रहराज बीसलदेव चतुर्थ। इनकी पुस्तक का नाम आपको याद आना चाहिए और वो पुस्तक का नाम है हरिकेली। कहां पर अंकित है? अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर अंकित है। फिर ध्यान दीजिएगा, जबकि चौहान वंश के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्ध जिनको बहुत प्रसिद्धि मिली, उनका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा, जो तराइन के द्वितीय युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और भारत में दिल्ली सल्तनत और तुर्की शासन की स्थापना हुई। तो फिलहाल मुझे लगता है आज का सेशन यहीं पर समाप्त करने का वक्त है। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 उपादेय साबित हुआ होगा। आज मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।